अगर कभी शरीर की कोई हड्डी टूट जाती है तो एक्सरे मशीन उसे तुरंत पकड़ लेती है। हाँ, वो सफेद रेखा एकदम साफ दिख जाती है स्क्रीन पर। बिल्कुल, देखने वाले को एकदम साफ पता चल जाता है कि दर्द कहाँ है और प्लास्टर कहाँ बांधना है। सही बात है। लेकिन जब किसी इंसान का दिमाग इस आधुनिक युग के, जिसे हम डिजिटल ओवरलोड कहते हैं, उससे और लगातार बढ़ते तनाव से टूट रहा हो, तो उसका कोई एक्सरे नहीं होता। मानसिक तनाव को नापने की कोई मशीन नहीं बनी अभी तक। एग्जैक्टली, कोई ऐसी स्क्रीन नहीं है जो बता सके कि मन के भीतर विचारों का कौन सा हिस्सा फ्रैक्चर हो चुका है। बिल्कुल। और आज की हमारी ये जो गहन चर्चा है वो सीधे तौर पर उसी बिना एक्सरे वाले दर्द और उसके एक बहुत ही विशाल पैमाने पर हो रहे इलाज से जुड़ी है। और ये चर्चा बहुत जरूरी भी है आज के समय में। हाँ, तो हमारे सामने जो स्रोत सामग्री है आज, वो सरल रिपोर्ट नामक एक न्यूज चैनल की एक बेहद विस्तृत और काफी दिलचस्प रिपोर्ट है। और मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि यह रिपोर्ट सिर्फ कुछ सतही खबरों का पुलिंदा नहीं है। यह असल में विश्व ध्यान दिवस 2026 के अवसर पर की गई उन ऐतिहासिक घोषणाओं का एक पूरा दस्तावेज है। हाँ, जो घोषणाएं सनातन वैदिक दर्शन की प्रखर वक्ता और ब्रजगोपिका सेवा मिशन, जिसे BGSM भी कहते हैं, हाँ, BGSM की संस्थापक रासेश्वरी देवी जी द्वारा की गई हैं। बिल्कुल। और यह रिपोर्ट इस बात का एक ब्लूप्रिंट है कि कैसे एक अत्यंत प्राचीन ध्यान परंपरा को आज के इस अकेलेपन और अवसादग्रस्त समाज के लिए एक जन आंदोलन में बदला जा रहा है। सही कहा। और आज हमारा मिशन भी यही समझना है कि कैसे इस प्राचीन ज्ञान का इस्तेमाल आज के दौर की सबसे बड़ी महामारी, जो कि मेंटल बर्नआउट है, एग्जैक्टली, मेंटल बर्नआउट और डिप्रेशन, इससे निपटने के लिए किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये काम कोई बंद कमरों में नहीं हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही बड़े एक संस्थागत स्तर पर हो रहा है। हाँ, तो रिपोर्ट की शुरुआत में ही जिन 2 मेगा प्रोजेक्ट्स का जिक्र है, वे अपने आप में बुनियादी ढांचे और कम्युनिटी गैदरिंग की एक बिल्कुल नई तस्वीर पेश करते हैं। और वो आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। बिल्कुल। तो पहली घोषणा उड़ीसा से जुड़ी है। खुर्दा जिले के टांगी इलाके में, जो कि भुवनेश्वर के बहुत करीब है, वहां एक अत्याधुनिक योग और मेडिटेशन हॉल का निर्माण किया जा रहा है। और इसकी क्षमता सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा। इस हॉल में एक साथ 1500 से ज्यादा लोग बैठकर ध्यान लगा सकेंगे। 1500 लोग? ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसे महज एक इमारत की तरह नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म वेलनेस हब के तौर पर विकसित किया जा रहा है। और इस तरह के विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ही यही है कि मानसिक शांति को अब एक व्यक्तिगत लग्जरी से हटाकर देखा जा रहा है। हाँ, मतलब अब ये कोई शौक नहीं रहा। एग्जैक्टली। ये समाज की एक अनिवार्य जरूरत के रूप में स्थापित किया जा रहा है, क्योंकि जब कोई संस्था 1500 लोगों की क्षमता वाला हॉल बनाती है, तो वो यह मानकर चल रही है कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अब अस्पतालों या स्कूलों जितने ही बड़े बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है। ये तो कुछ वैसा ही है जैसे कंक्रीट के किसी विशाल और तपते हुए रेगिस्तान के बीचों बीच एक बहुत बड़ा नखलिस्तान बना दिया गया हो। हाँ, एक ओएसिस की तरह। बिल्कुल, एक ओएसिस, जहां लोग इन महानगरों की भागदौड़ से थककर एक गहरी सांस ले सकें। सही कहा आपने। और इसी दिशा में जो दूसरी बड़ी घोषणा है, वो उत्तराखंड की पवित्र नगरी हरिद्वार से है। मेगा मेडिटेशन कैंप। हाँ, वहाँ 11 जून से 17 जून 2026 तक मेगा मेडिटेशन कैंप 2026 का आयोजन होने जा रहा है। और इसका स्केल भी बहुत बड़ा है। बिल्कुल। इस 7 दिवसीय महाशिविर में भारत के 14 अलग-अलग राज्यों से और कई विदेशी साधकों को मिलाकर 2500 से अधिक लोगों के शामिल होने का अनुमान है। इतने बड़े पैमाने पर लोगों का जुटना ये स्पष्ट करता है कि समाज के भीतर शांति की कितनी गहरी भूख है। हाँ, 14 अलग-अलग राज्यों से लोगों का एक जगह आना, और वो भी सिर्फ ध्यान के लिए, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। मतलब अगर हम पारंपरिक तौर पर सोचें तो आमतौर पर ध्यान या मेडिटेशन की जो छवि दिमाग में आती है, वो एक गुफा या नदी किनारे बैठे अकेले इंसान की होती है। हाँ, आंखें बंद किए एकदम एकांत में। एग्जैक्टली।
ध्यान का मूल विचार ही एकांत, मौन और व्यक्तिगत एकाग्रता से जुड़ा माना जाता है। बिल्कुल। ऐसे में 1500 लोगों को एक हॉल में बिठाने या 2500 लोगों की भीड़ के साथ मेगा इवेंट करने के पीछे क्या विज्ञान हो सकता है? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। मतलब इतने सारे लोगों के एक साथ होने पर किसी के खांसने की आवाज आएगी, किसी के कपड़े सरकने की आहट होगी, तो क्या ये पूरी भीड़-भाड़ ध्यान भंग करने का सबसे बड़ा कारण नहीं बन जाएगी? ये उलझन बहुत स्वाभाविक है। सतह से देखने पर ऐसा ही लगता है कि एकांत और भीड़ एक दूसरे के दुश्मन है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ जिस अवधारणा का उपयोग हो रहा है वो है सामूहिक ऊर्जा, या कह लें कलेक्टिव एनर्जी का विज्ञान। कलेक्टिव एनर्जी। हाँ, देखिए, जब कोई इंसान घर में अकेले बैठकर ध्यान करने की कोशिश करता है तो क्या होता है? दिमाग भटकने लगता है। बिल्कुल। उसका अपना अशांत मन और आसपास का सामान्य शोर उसे बहुत जल्दी भटका देता है। लेकिन जब 2500 लोग एक ही समय पर एक ही संकल्प और एक ही दिशा में अपने मन को शांत करने के लिए बैठते हैं तो वहां की पूरी मनोवैज्ञानिक और वातावरणीय स्थिति ही बदल जाती है। अच्छा, मतलब ये एक तरह का कंटेजियस इफेक्ट या संक्रामक प्रभाव है। हाँ, काफी हद तक वैसा ही। जैसे किसी बड़े स्टेडियम में जब हजारों लोग एक साथ राष्ट्रगान गाते हैं तो वहां मौजूद हर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, भले ही वो आम दिनों में उतना भावुक न हो। बहुत सही उदाहरण दिया। तो क्या यहाँ वही स्टेडियम वाला प्रभाव काम कर रहा है, बस शोर की जगह वो गहरी शांति का प्रभाव है? बिल्कुल, एकदम सही पकड़ा। उस सिंक्रोनाइजेशन को संक्रामक शांति कहा जा सकता है। अरे वाह! जब इतनी बड़ी संख्या में लोग एक साथ मौन होते हैं तो वहां एक तरह का कलेक्टिव न्यूरल रेजोनेंस पैदा होता है। कलेक्टिव न्यूरल रेजोनेंस? हाँ, इसका मतलब है कि जो व्यक्ति ध्यान में बिल्कुल नया है, जिसका मन बहुत चंचल है, वो भी उस सामूहिक चेतना के दबाव में बहुत ही आसानी से गहराई में उतर जाता है। ये तो बहुत ही अद्भुत विज्ञान है। और इसका दूसरा पहलू है कम्युनिटी वेलनेस। वो कैसे? देखिए, आज इंसान डिजिटल रूप से तो पूरी दुनिया से जुड़ा है, लेकिन भीतर से एक भयानक अकेलेपन का शिकार है। ये तो आज की सबसे कड़वी सच्चाई है। बिल्कुल। जब कोई हरिद्वार के उस कैंप में जाता है तो उसे एहसास होता है कि उसकी मानसिक उलझने, उसका तनाव सिर्फ उसका अकेले का नहीं है। हाँ, वो देखता है कि और भी लोग इसी संघर्ष से गुजर रहे हैं। एग्जैक्टली। वो एक बहुत बड़े समूह का हिस्सा बन जाता है जो एक साथ मिलकर उस उलझन को सुलझा रहा है। ये अकेलेपन का बहुत ही ठोस इलाज है। एकांत में भागने के बजाय एक दूसरे के साथ मिलकर शांत होना, ये सचमुच एक बहुत शक्तिशाली विचार है। बिल्कुल है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन विशाल परियोजनाओं और इस नई सोच के पीछे असल में वो आर्किटेक्ट कौन है? हाँ, ये जानना बहुत दिलचस्प है। कोई तो ऐसा दिमाग होगा जिसने इस पूरे आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है। जब रिपोर्ट रासेश्वरी देवी जी के बैकग्राउंड के बारे में बताती है तो कहानी एक बहुत ही अप्रत्याशित मोड़ ले लेती है। एकदम अलग ही दिशा में चली जाती है बात। हाँ, उनका जन्म छत्तीसगढ़ के भिलाई में हुआ, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है उनकी शिक्षा। उन्होंने गणित यानी मैथमेटिक्स और अंग्रेजी साहित्य इंग्लिश लिटरेचर में उच्च शिक्षा प्राप्त की है। ये कॉम्बिनेशन ही अपने आप में बहुत रेयर है। बिल्कुल। और फिर 1988 में उन्होंने वैराग्य और सन्यास का मार्ग चुन लिया और जगतगुरु स्वामी श्री कृपालू जी महाराज से दीक्षा ली। ये पृष्ठभूमि अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। कैसे? पिछले 30 से अधिक वर्षों से वो जिस तरह से दर्शन को समझा रही हैं, उसकी जड़ें इसी शिक्षा में छिपी हैं। लेकिन ये कॉम्बिनेशन सच में बहुत ही हैरान करने वाला है। मतलब एक तरफ गणित है जो पूरी तरह से कठोर तर्क, फॉर्मूले और एकदम बाइनरी जवाबों पर टिका होता है। हाँ, 2 और 2 4। एग्जैक्टली। और दूसरी तरफ अंग्रेजी साहित्य है जो मानवीय भावनाओं, अमूर्त विचारों और कल्पनाओं की गहराइयों में उतरता है। बिल्कुल, जहां कोई एक सही जवाब नहीं होता। हाँ, और इन दोनों के बाद सीधा वैराग्य और सन्यास। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे कोई बहुत ही तार्किक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अचानक से प्राचीन पांडुलिपियों को डिकोड करने लग जाए। बहुत ही सटीक तुलना है ये। तो ये सब आपस में कैसे जुड़ता है? यहीं से उनकी शिक्षाओं की असल ताकत पैदा होती है। अच्छा? हाँ, अक्सर होता क्या है कि दार्शनिक या आध्यात्मिक बातें बहुत अमूर्त होती हैं, बहुत एब्स्ट्रैक्ट। जैसे अपने भीतर की शांति को खोजो या मोह माया छोड़ दो। बिल्कुल। अब एक आम इंसान के लिए इसका कोई व्यवहारिक मतलब नहीं होता। हाँ, वो सोचता है कि भाई मैं ऑफिस का काम करूं या शांति खोजूं। एग्जैक्टली। लेकिन एक गणितज्ञ का दिमाग हर जटिल समस्या को ब्रेक डाउन करके उसके स्टेप्स बनाता है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। हाँ, रासेश्वरी देवी जी के पास वो तार्किक ढांचा है,
वो दर्शन को हवा में नहीं छोड़ती, वो उसे निर्णय लेने की क्षमता और आत्म अनुशासन जैसे बहुत ही सटीक और व्यावहारिक पैमानों पर उतारती हैं। यानी गणित का काम है पूरे विचार को एक स्ट्रक्चर देना और साहित्य का काम है उस स्ट्रक्चर में मानवीय संवेदनाओं को भरना। ठीक यही होता है। आज की जो युवा पीढ़ी है, जो हर चीज का तर्क मांगती है, उसे सिर्फ अंधविश्वास या कोरी भावनाओं से नहीं जोड़ा जा सकता। बिल्कुल नहीं, उन्हें हर चीज के पीछे का क्यों जानना होता है। उन्हें एक ऐसा तार्किक दृष्टिकोण चाहिए जो उनके रोजमर्रा के जीवन में काम आए। साहित्य उन्हें इंसान की कमजोरियों को समझने की दृष्टि देता है और गणित उन कमजोरियों को सुलझाने का एक साफ सुथरा एल्गोरिदम प्रदान करता है। क्या बात है, कमजोरियों को सुलझाने का एल्गोरिदम। हाँ, और यही कारण है कि उनकी बातें आज की इस पढ़ी लिखी पीढ़ी को इतनी गहराई से अपील करती हैं। ये बहुत ही दिलचस्प है। मतलब उन्होंने प्राचीन ज्ञान को एक ऐसे तार्किक सॉफ्टवेयर में बदल दिया है जिसे आज का इंसान अपने दिमाग में आसानी से इंस्टॉल कर सके। बिल्कुल सही कहा। अब जब हम इस पृष्ठभूमि को समझ गए हैं तो इस चर्चा के सबसे गहरे हिस्से में उतरते हैं। चलिए। वो असल में क्या सिखा रही हैं जो उन्हें बाकी दुनिया के मेडिटेशन ट्रेंड से बिल्कुल अलग करता है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। रिपोर्ट में उनके मुख्य दर्शन रूप ध्यान मेडिटेशन की बहुत विस्तार से चर्चा की गई है और इसकी तुलना सीधे तौर पर पश्चिमी देशों के माइंडफुलनेस मॉडल से की गई है। और ये तुलना आज के पूरे वेलनेस उद्योग को समझने के लिए बहुत जरूरी है। हाँ। पश्चिमी माइंडफुलनेस को आज सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मतलब एक थेरेपी की तरह। हाँ, जिसका अंतिम लक्ष्य केवल काम का तनाव कम करना या अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना रह गया है। रिपोर्ट भी बिल्कुल यही कहती है, लेकिन रसेश्वरी देवी जी के अनुसार रूप ध्यान का रास्ता इससे बहुत अलग है। बहुत अलग है। ये सिर्फ मन को शांत करने की कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं है। नहीं, यह एक ऐसी पद्धति है जिसमें मन को भगवान के दिव्य रूप में एकाग्र किया जाता है। इसका लक्ष्य आत्मा को परमात्मा से जोड़ना और व्यक्ति के भीतर गहराई तक जड़ जमा चुके क्रोध, लोभ और अहंकार जैसी नकारात्मकताओं को पूरी तरह से खत्म करना है। जड़ से खत्म करना, यही इसका मुख्य बिंदु है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल खड़ा होता है। क्या? मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो सुबह 9 से शाम 5 बजे तक किसी ऑफिस में काम करता है। उसका बॉस बहुत सख्त है, उसे हर महीने EMI भरने की चिंता है। आम आदमी की कहानी है ये। बिल्कुल। वो सिर्फ अपने उस रोजमर्रा के तनाव से थोड़ी राहत चाहता है। हाँ। तो क्या उस इंसान के लिए आत्मा को परमात्मा से जोड़ना या अहंकार को जड़ से खत्म करना बहुत ज्यादा भारी और एकदम जटिल लक्ष्य नहीं हो जाएगा? क्या ये वैसा ही नहीं है कि कोई इंसान सिर्फ वार्म अप करने के इरादे से जिम आए और हम उसे सीधे मैराथन दौड़ने के लिए कह दें? ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है और अक्सर लोग यही सोचते हैं। हाँ, मतलब इतना भारी दर्शन कैसे अपनाएगा कोई? लेकिन अगर हम मानव मनोविज्ञान और चेतना की कार्यप्रणाली, जिसे मैकेनिज्म्स ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं, उससे समझें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। अच्छा, कैसे? देखिए, जो माइंडफुलनेस या गहरी सांसें लेने का जो अभ्यास है, वो चिकित्सा विज्ञान की भाषा में एक पेन किलर की तरह काम करता है। पेन किलर मतलब दर्द निवारक? हाँ, वो कुछ देर के लिए दर्द के एहसास को सुन्न कर देता है। हाँ। आप अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हैं, अपने विचारों को देखते हैं, तो तनाव थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन वो तनाव पैदा कहाँ से हो रहा है? माइंडफुलनेस उस सवाल का जवाब नहीं देता। वो तो हमारे भीतर की प्रतिक्रियाओं से ही आता है ना? बिल्कुल। तनाव की असली जड़ क्या है? किसी चीज को पाने का लोभ, किसी बात पर आने वाला क्रोध, या जब हमारे अहंकार को चोट पहुंचती है तब होने वाला दुख। सही बात। माइंडफुलनेस इन जड़ों को नहीं छूता, वो सिर्फ तनाव के लक्षणों को, उसके सिम्टम्स को मैनेज करता है। यानी बीमारी वही है, बस दर्द महसूस नहीं हो रहा। एग्जैक्टली। इसलिए व्यक्ति को बार बार वो पेन किलर लेनी पड़ती है। इसके विपरीत रूप ध्यान सीधे उस बीमारी की सर्जरी करता है। सर्जरी वो कैसे काम करती है? इसका मैकेनिज्म यह है कि मानव मस्तिष्क की एक सीमित संज्ञानात्मक क्षमता होती है, एक कॉग्निटिव बैंडविड्थ होती है। जब कोई इंसान अपने मन को एक पूरी तरह से शुद्ध, दिव्य और सकारात्मक छवि पर, यानी भगवान के रूप पर तीव्रता से एकाग्र करता है, तो मस्तिष्क में उन पुराने नकारात्मक विचारों के लिए जगह ही नहीं बचती। मतलब स्पेस ही खत्म कर दिया। हाँ, इसे हम कॉग्निटिव रिप्लेसमेंट कह सकते हैं। कॉग्निटिव रिप्लेसमेंट जैसे मान लीजिए किसी गंदे पानी से भरे ग्लास में अगर लगातार साफ पानी डाला जाए तो क्या होगा?
धीरे धीरे सारी गंदगी बाहर बह जाएगी। बिल्कुल। और गिलास में सिर्फ साफ पानी बचेगा। रूप ध्यान उसी साफ पानी का काम करता है जो क्रोध और अहंकार के पुराने न्यूरल पाथवेज को धो डालता है। वाह! इसलिए यह कोई थकाने वाली मैराथन नहीं है, बल्कि एक स्थायी इलाज की प्रक्रिया है। ये विश्लेषण बहुत सी चीजों को एकदम साफ कर देता है। केवल लक्षणों को दबाना बनाम बीमारी की जड़ पर प्रहार करना, यही सबसे बड़ा अंतर है। अब ये समझना भी बहुत आसान हो जाता है कि क्यों इस प्राचीन दर्शन को आज के डिजिटल युग में खास तौर पर युवाओं के लिए इतनी आक्रामकता के साथ पेश किया जा रहा है। क्योंकि उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। रिपोर्ट का अगला हिस्सा सीधे तौर पर आज की सबसे बड़ी समस्या पर बात करता है, युवाओं का गिरता अटेंशन स्पैन और सोशल मीडिया की लत। आज रील्स, शॉर्ट्स और हर सेकंड आने वाले नोटिफिकेशंस ने युवाओं की एकाग्रता को पूरी तरह से हैक कर लिया है। सच में 2 मिनट भी बिना फोन देखे बैठना मुश्किल है। हाँ, ये एक तरह का संज्ञानात्मक संकट है, एक कॉग्निटिव क्राइसिस। और इसी संकट से निपटने के लिए BGSM द्वारा 2 बहुत ही लक्षित और जमीनी स्तर के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पहला है युवा उत्थान शिविर, जो विशेष रूप से कॉलेज और स्कूल के युवाओं के लिए डिजाइन किया गया है। इसका जो मेन फोकस है वो भावनात्मक मजबूती यानी इमोशनल रेजिलियंस और लीडरशिप तैयार करने पर है। बहुत जरूरी है आज के समय में लीडरशिप क्वालिटी। तो ये बचपन से ही बच्चों के दिमाग में एक मेंटल एंटीवायरस इंस्टॉल करने जैसा है। मेंटल एंटीवायरस ये बहुत ही शानदार उपमा है ना? एक ऐसा एंटीवायरस जो उन्हें भविष्य में सोशल मीडिया के एल्गोरिदम, लगातार खुद की दूसरों से तुलना करने की जो प्रवृत्ति होती है, जो कि डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण है, बिल्कुल उस प्रवृत्ति और डिप्रेशन फैलाने वाले डिजिटल मैलवेयर से बचा सके। और मजे की बात यह है कि इस एंटीवायरस को लगातार अपडेट भी किया जा रहा है। वो कैसे? देखिए, टेक कंपनियां जिस तेजी से इंसान का ध्यान भटकाने के लिए नए नए तरीके खोज रही हैं, हाँ, रोज नए फीचर्स आ जाते हैं। एग्जैक्टली उसी तेजी से ये शिविर युवाओं को अपनी एकाग्रता वापस छीनने के तरीके भी सिखा रहे हैं। काम और निजी जिंदगी के बीच का जो संतुलन है, वर्क लाइफ बैलेंस, वो अब कोई लग्जरी नहीं रह गया है। ये एक बहुत ही अहम बिंदु है, क्योंकि पहले लोग सोचते थे कि ध्यान या अध्यात्म तो रिटायरमेंट के बाद की चीज है। हाँ, कि 60 साल के हो जाएंगे तब राम राम जपेंगे। बिल्कुल, सोचते थे कि जब जिंदगी में सब कुछ सेटल हो जाएगा तब शांति की तलाश करेंगे। लेकिन आज के समय में मेंटल वेलनेस सर्वाइवल का टूल बन चुका है। हाँ, सर्वाइवल टूल। ये एक अनिवार्य जरूरत है। अगर आज का युवा अपने मन को नियंत्रित करना नहीं सीखता तो वो इस डिजिटल शोर में मानसिक रूप से पूरी तरह टूट जाएगा। सही बात है। जो युवा इन शिविरों से होकर निकलते हैं, वे अपनी भावनाओं को लेकर ज्यादा स्पष्ट होते हैं और बाहरी दबावों का बहुत बेहतर तरीके से सामना कर पाते हैं। और ये सिर्फ हवाई दावों तक सीमित नहीं है, इसके बहुत ठोस परिणाम भी दिख रहे हैं। बिल्कुल। रिपोर्ट में जो हाईलाइट टाइमलाइन दी गई है वो बहुत कुछ स्पष्ट कर देती है। 23 फरवरी 2026 को रासेश्वरी देवी जी को ओडिशा विधानसभा की माननीय अध्यक्ष द्वारा सेवा सम्मान पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। ये एक बहुत बड़ा सम्मान है। हाँ, ये पुरस्कार उन्हें समाज में नैतिक शिक्षा और बाल विकास में उनके निरंतर योगदान के लिए दिया गया। और ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि जो मुख्यधारा के सरकारी और सामाजिक संस्थान हैं, वे भी अब इस कार्य की गंभीरता और इसके प्रभाव को स्वीकार कर रहे हैं। ये अब केवल एक आध्यात्मिक मिशन नहीं रह गया है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा सामाजिक हस्तक्षेप बन चुका है, एक सोशल इंटरवेंशन। बिल्कुल सही कहा। और बात सिर्फ अतीत की उपलब्धियों की नहीं है। हाँ। अभी वर्तमान में, जब ये मई 2026 का महीना चल रहा है, राजस्थान के उदयपुर में 17 से 25 मई तक उनका एक अत्यंत विशाल कार्यक्रम श्रीमद् भागवत ज्ञान अमृतम चल रहा है। अभी इसी वक्त। हाँ, और ये जो ओडिशा के भव्य वेलनेस हॉल और हरिद्वार के मेगा मेडिटेशन कैंप की जो इतनी बड़ी घोषणाएं हुई हैं, ये इसी कार्यक्रम के मंच से की गई हैं। ये साफ दिखाता है कि ये अभियान एक निरंतर चलने वाली, बिना थके आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया है। रुकने का तो कोई नाम ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटने का प्रयास करें तो तस्वीर बहुत साफ नजर आती है। हमने देखा कि कैसे ओडिशा का 1500 क्षमता वाला योग हॉल कंक्रीट के जंगलों के बीच मानसिक शांति का एक स्थायी नखलिस्तान बनने जा रहा है। और हरिद्वार का वो महाशिविर, हाँ, जहां हजारों लोगों की सामूहिक चेतना एक साथ मौन की गहराई में उतरेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने ये समझा कि कैसे एक गणितज्ञ और साहित्य की जानकार का जो दिमाग है, वो प्राचीन रूप ध्यान को
माइंडफुलनेस के सतही इलाज से कहीं आगे ले जाता है। ये एक ऐसी ठोस प्रक्रिया है जो मन की अशुद्धियों को बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकती है। बिल्कुल। और अंत में हमने जाना कि युवाओं और बच्चों के लिए चलाए जा रहे ये शिविर कैसे आने वाली पीढ़ी के दिमाग में एक मजबूत मेंटल एंटीवायरस इंस्टॉल कर रहे हैं। एक ऐसा एंटीवायरस जो आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। सही कहा। ये भारत के प्राचीन ज्ञान का एकदम सटीक और बहुत ही आधुनिक पुनर्जागरण है। बिल्कुल। और इसी के साथ हम इस लंबी और गहरी चर्चा के अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। लेकिन इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक प्रश्न उभर कर सामने आता है, जिसे हम यहीं छोड़ना चाहेंगे। शुरुआत में हमने बात की थी कि कैसे मानसिक तनाव का कोई एक्सरे नहीं होता, उसे मापना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, कोई स्क्रीन नहीं होती। लेकिन आज जब डिजिटल ओवरलोड, एकाग्रता की कमी और डिप्रेशन पूरी दुनिया में एक वास्तविक महामारी बन चुके हैं, तो क्या भविष्य में वो दिन आने वाला है जब इतिहास, विज्ञान और गणित की तरह ही स्कूलों में रूप ध्यान और मेंटल वेलनेस को भी एक अनिवार्य पाठ्यक्रम यानी कंपल्सरी सिलेबस बना दिया जाएगा? ये बहुत ही सोचने वाली बात है। क्या आने वाले कुछ वर्षों में ये एकदम सामान्य हो जाएगा कि बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ ये न लिखा हो कि उन्हें विज्ञान में कितने नंबर मिले हैं, बल्कि ये भी बताया जाए कि उनके मन का शांति स्कोर क्या है? सच में ये एक ऐसा विचार है जिस पर सबको चिंतन करना चाहिए। बिल्कुल। इसी एक गहरे सवाल के साथ हम आज की इस बातचीत को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान की परतों को ऐसे ही खोलते रहना चाहिए, चीजों के पीछे का क्यों और कैसे हमेशा तलाशते रहना चाहिए। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। जल्द ही फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नई गहन चर्चा के साथ। तब तक के लिए अलविदा।